9 तारिख विश्व मूल निवासी तथा अनुसूचित जनजाति दिवस। आज यह दिवस को सारा विश्व विभिन्न स्थान में पालन करुछि। एही पवित्र दिवस अवसर में समस्त मूल निवासी को जीटीवी भारत ओडिया परिवार पक्षरु हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन ज्ञापन करने सह चैनल को स्वागत करुछि। मु रामदास आसंतु नजर पकेबा खबर उपरे। दिल्ली स्थित देशर लोकसभा भवन में आज विभिन्न क्षेत्रर लोकसभा सदस्य माने निज निज क्षेत्रर समस्या समाधान करने को संसदर शून्य काल में निज निज समस्या गुड़िक उपस्थापन करथिले। संसद में पीठासीन होइथिले माननीय अध्यक्ष लोकसभा एवं परे अध्यक्षता करथिले दिलीप साइकिया। सांसद मानक मध्य सांसद अनूप संजय धोते बीजेपी, ओकेला महाराष्ट्र सांसद महेंद्र सिंह मलिक एसपी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश समेत सांसद हेमा मालिनी, धर्मेंद्र दियोल बीजेपी मथुरा उत्तर प्रदेश। देखंतु संपूर्ण खबर। श्री शून्यकाल के दौरान अविलंब लोग के मत उठाने वाले विषय श्री अनूप संजय दोत्रे वफ वाला 1 बजे लेंगे। शून्यकाल के बाद 1 बजे लेंगे। 1 बजे शून्यकाल 12 से 1 शून्यकाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यशस्वी पंतप्रधान माननीय मोदी जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे अकोला रेलवे स्टेशन एवं मूर्तिजापुर रेलवे स्टेशन को 400 करोड़ रुपए अमृत भारत योजना के अंतर्गत दिए हैं। इस माध्यम से एक अच्छा मॉडर्न स्टेशन का काम, जिसमें शॉपिंग मॉल एवं अन्य सुविधाएं स्टेशन पे की जा रही है। आपके माध्यम से मैं माननीय रेलवे मंत्री जी से विनती करता हूं कि महाराष्ट्र की राजधानी एवं उपराजधानी मुंबई और नागपुर, इसके बीच वंदे भारत रेलवे सेवा शुरू की जाए। इस रूट पे महाराष्ट्र का दैवत संत गजानन महाराज का मंदिर आता है, एक स्टेशन इस रूट पे आता है। साथ ही साथ सर्विस सेक्टर के लिए नागपुर, अकोला, भुसावल, नासिक एवं मुंबई लोग यात्रा करते हैं। वंदे भारत रेलवे के माध्यम से एक अच्छी कनेक्टिविटी इसलिए मिलेगी। साथ ही साथ जॉब सेक्टर में होने वाले लोगों के परिवार इस रूट पे यात्रा करते हैं। बड़ी मंडियां जो मुंबई और नासिक में है, यहाँ पे माल बेचने के लिए किसान रेलवे में यात्रा करता है। इससे यात्री को एक अच्छी मदद मिलेगी। साथ ही साथ इस रूट पे बड़ी बड़ी शिक्षण संस्था है जहाँ पे विद्यार्थी शिक्षा लेते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय रेलवे मंत्री जी को विनती करूँगा कि इस रूट पे जल्द से जल्द वंदे भारत रेलवे शुरू की जाए। इस रूट पे मुझे बताया गया है कि कंजेशन की बड़ी समस्या है। इस समस्या को भी दूर करते हुए रेलवे का ट्रिपलिंग का काम जल्द से जल्द करके वंदे भारत यहाँ पे शुरू की जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। आदरणीय सदस्य श्री हरेंद्र सिंह मलिक जी। धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अति लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाकर कार्रवाई की मांग करता हूँ। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में भूमाफियाओं स्थानीय प्रशासन से मिलकर एक बड़े भूभाग को, जो पिछले 500-700 साल से बसा हुआ शहर का भाग था, उसे शत्रु संपित घोषित कर दिया, ताकि जो मुजफ्फरनगर का दक्षिण का भाग है, जहां एक सत्तासीन व्यक्ति की कॉलोनी है, प्राइवेट कॉलोनी, प्राइवेट बिल्डर्स को लाभ हो सके। यही नहीं मान्यवर, आज वहाँ उस कॉलोनी के गांधी कॉलोनी, द्वारकापुरी, सनातन कॉलोनी, इस कॉलोनी के लोग आज ना बैंक से लोन ले पा रहे हैं, ना कुछ पा रहे। मान्यवर, अब भूमाफियाओं की निगाह धार्मिक स्थलों पर पड़ी है। रेलवे स्टेशन के सामने शहर के बीचों बीच स्थित एक धार्मिक स्थल, जिसकी स्थापना 1900 के लगभग रुस्तम अली खां साहब ने की थी और जिनका देहांत 1918 वर्ष में हो गया था। यानी कि उसकी स्थापना, मस्जिद की स्थापना ऐसे व्यक्ति ने की
जिसका जन्म भी हिंदुस्तान में हुआ और मृत्यु भी हिंदुस्तान में हुई, उसको ये कह करके कि ये शत्रु संपत्ति है, उस पर कब्जा करने और उस पर एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने का षड्यंत्र स्थानीय धर्म प्रशासन से मिलकर के किया जा रहा है। मान्यवर, यही नहीं, पूर्व में मुहर्रम के जुलूस के समय इन लोगों ने रास्ते में, जबकि व्यवस्था है कि 1947 के बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक गेट बना करके जुलूस को रोकने का काम किया, जिससे तनाव व्याप्त हुआ। स्थानीय प्रशासन मौन है, इनके अत्यधिक दबाव में है। मान्यवर, राजस्व अभिलेख में 1325 फसली वर्ष यानी सन 1918 में भी वहाँ इन धार्मिक स्थलों के होने का जिक्र है, सराय होने का जिक्र है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन सरकार से अनुरोध करता हूं कि प्रदेश सरकार को निर्देशित करें कि ऐसे अधिकारियों को जिनकी मिली भगत से ये ऐसा काम कर रहे हैं, इनको विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए और किसी भी तरह का धार्मिक स्थल में परिवर्तन ना हो। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री BK श्रीकंदन जी। Sir, Chairman sir, despite recurring landslides in Wayanad due to rain, there were neither Doppler weather radars nor any manual observatories of India Meteorological Department. The Union Government has approved putting upon X-band radar with an observation range of 100 km in the year 2023 in Kozhikode, which will cover Wayanad as well, but the site inspection has not been completed even till today. Manual observatories are essential for assessing many climate conditions that are lacking in Wayanad. It has been a long pending demand of Kerala for permanent weather radar in North Kerala, but it is yet to be installed. So what happened in Wayanad is because of the mishandling of the central government and therefore owing moral responsibility to what happened in Wayanad. The union government should be declare Wayanad tragedy as a national disaster and pay adequate compensation to everyone who suffered due to the tragedy in Wayanad. Such a tragedy Kerala has never experienced. Thank you, sir. थैंक यू। माननीय सदस्य श्री नलिन सुरेन जी। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि झारखंड राज्य स्थित जामताड़ा जिला अंतर्गत पलस्थली रेलवे स्टेशन से अंडाल रेलवे स्टेशन तक जोड़ने की वाली रेल लाइन पर रेल परिचालन काफी समय से बंद पड़ा हुआ है। पलस्थली रेलवे स्टेशन से अंडाल रेलवे लाइन की लंबाई 27.09 किलोमीटर है। इस रेलवे स्टेशन से झारखंड राज्य के जामताड़ा से पश्चिम बंगाल के अंडाल तक ग्रामीणों के लिए आने जाने में एकमात्र सुविधा है। रेल का परिचालन नहीं होने के कारण लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः जनहित में मैं सरकार से मांग करता हूं कि जामताड़ा स्थित पलस्थली से अंडाल तक रेल परिचालन शीघ्र चालू करने की कृपा करें। धन्यवाद जी। आदरणीय सदस्य श्री गणेश सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि अभी जो हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें वोट प्रतिशत बहुत कम हुआ। उसमें जहां तक मुझे ध्यान में है कि बड़ी संख्या में युवा वर्ग जो नव मतदाता हैं 18 से 25 साल तक के, वो अपने गृह जिले से बाहर कोचिंग करने या पढ़ाई के लिए या बड़े महाविद्यालयों में पढ़ने के लिए या फिर निजी कंपनियों में नौकरी करने के लिए घर से दूर होने के कारण वोट डालने नहीं आ पाते। वोटिंग प्रतिशत कम होने का एक कारण ये भी है क्योंकि चुनाव के समय वापस घर आने में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि तत्काल टिकट न मिल पाना, पढ़ाई के कारण समय का अभाव, छुट्टी न मिल पाना तथा आवागमन में आर्थिक व्यय की क्षति होती है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है, जिस प्रकार केंद्रीय कर्मचारियों को गृह जिले से बाहर अन्य स्थानों से वोटिंग के लिए बैलेट पेपर की व्यवस्था की जाती है,
उसी प्रकार यदि इन युवाओं के लिए उसी स्थान में बैलेट पेपर या अन्य ऑनलाइन वोटिंग अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से वोटिंग का अधिकार दिलाने की व्यवस्था की जाए तो निश्चित ही वोट प्रतिशत बढ़ेगा और युवाओं में चुनाव के प्रति उत्साह भी बढ़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जातिगत जनगणना की बात कर रही है। पिछड़ों के साथ वर्षों से अन्याय होता रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश के पहले पिछड़े प्रधानमंत्री बने तो ओबीसी आयोग की उन्होंने स्थापना की, जिसको कि उन्होंने संवैधानिक दर्जा दिया। जिस तरह से एससी कमीशन है, एसटी कमीशन है, एसटी आयोग है, एससी आयोग है, उस तरह से अब ओबीसी आयोग है। सभापति महोदय, आप हमारे यहाँ झारखंड में प्रभारी भी रहे। झारखंड की जो स्थिति है कि पूरे देश भर में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन, लेकिन झारखंड में वो केवल और केवल 14% है, जिसके कारण पूरा का पूरा पिछड़ा समाज जो है वो परेशान है। कई एक ऐसी जातियां हैं जो शेड्यूल ट्राइब में होनी चाहिए थी, लेकिन उनको ओबीसी कोटा काटने के कारण उनको ओबीसी में दे दिया, जैसे खेतौड़ी और घटवाल। और बरसों से मैं मांग कर रहा हूं कि खेतौड़ी और घटवाल को एसटी में डालिए, जिससे कि ओबीसी का जो हक है वो ओबीसी का हक नहीं मारा जाए। लेकिन आज तक वहां की सरकार ने किसी प्रकार का कोई प्रपोजल ना भारत सरकार को भेजा है, ना ओबीसी को रिजर्वेशन मिला है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि जब सब जगह 27% रिजर्वेशन है, जातिगत जनगणना की बात हो रही है, कांग्रेस सोशियो इकोनॉमिक सेंसस को लागू नहीं करना चाहती है। जिस तरह कर्नाटक में कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी ना उसको डिस्क्लोज कर रही है, ना लागू कर रही है, तो कांग्रेस और जेएमएम के ऊपर दबाव डाले और किसी भी कीमत पर ओबीसी को झारखंड में 27% रिजर्वेशन दे। यही आपके माध्यम से मेरा भारत सरकार से आग्रह है। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य श्री अमरा राम जी। मैं आपके माध्यम से सभा का, सदन का, सरकार का और कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि एक ऐसे किसानों के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनी नीदरलैंड की रिजक जवान ने खीरा का नकली बीज पिछले 2 साल से इसी कंपनी का बीज जो नेट से पोली हाउस में जो बहुत ही उच्च कोटि की फसलें पैदा करते हैं, उनको इस साल नकली बीज दिया गया। और वो बीज भी इतना महंगा बीज है कि एक बीज 10 रुपए का है। 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। ये राजस्थान के सीकर और नागौर के तमाम दर्जनों किसानों के वो बिल मेरे पास हैं। करोड़ों रुपए की फसल इस बहुराष्ट्रीय कंपनी नीदरलैंड ने किसानों को चीट करने का राजस्थान में भी काम किया है। निश्चित रूप से वहाँ विषय था ककड़ी उत्पादकों क्या विषय, ककड़ी उत्पादक का विषय था। विषय आपका ककड़ी उत्पादक वाला था, दूसरा विषय बोल रहा है। वही है जो नकली खीरा का बीज दे करके न केवल किसानों की फसल को जो करोड़ों रुपए की, आप अंदाजा कीजिए 2-2 लाख रुपए का बीज कंपनी से लिया और किसी भी तरह की फसल पैदा 10% भी नहीं हुई, जिसका उत्पादन बीमारियों से मुकाबले का था। 2 साल ठीक से दिया और इसलिए विश्वास करके लोगों ने इसको खरीदा है। मेरा निवेदन है कि वहाँ के कृषि विभाग ने कंपनी और अधिकारी 10 अधिकारियों की टीम बना करके भेजा। एक जगह जाने के बाद कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो वहाँ से भाग गया, क्योंकि सरकार कंपनी किसानों के उस मुआवजे को नहीं देना चाहती। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि निश्चित रूप से न केवल ये राजस्थान में, जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो देश के अन्य जो नेट से फसल करते हैं उनमें भी इस कंपनी ने बीज दिया होगा। तो तमाम देश में इस नकली बीज कंपनी नीदरलैंड की कंपनी ने जो दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और किसानों को जो नुकसान हुआ है निश्चित रूप से उसकी भरपाई कराई जाए। क्योंकि अगर कोर्टों में चक्कर काटेगा तो एक साधारण किसान देश के कोर्टों में चक्कर नहीं काट सकता, क्योंकि इस तरह की कंपनियां
जो बीज और खाद में जिस तरह से नकली दे करके किसानों को लूटने का काम कर रही है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चाहे बीज का सवाल हो, चाहे खाद का सवाल हो, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो गया। पूर्ति श्री करती बलराम है, नाइक उनके जहां भी ऐसा हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। माननीय सदस्य श्री बलराम नाइक पोरिका। सभापति महोदय, मैं आपके सदन के साथ एक रखना चाहता हूँ। सब लंबाड़ी जो बंजारी कम्युनिटी है, सब बंजारा कम्युनिटी, वो कम्युनिटी पूरा भारत में है। उसका पॉपुलेशन है 12 करोड़ से 16 करोड़ तक। उस वास्ते वो कम्युनिटी अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है साहब, मगर बोली एक ही है। जो हिंदी बोलते हैं वैसा बोली एक ही है, जो 16 करोड़ का पॉपुलेशन का बंजारा कम्युनिटी का। जो हमारे बिछड़े हुए जात को एक एक स्टेट में एक एक वैसा है। कई दिल्ली में धरना हो चुके हैं, कई स्टेट में धरना हो चुके हैं, मगर उसको आज तक 8th शेड्यूल में मिलाना चाहिए साहब। 8th शेड्यूल में मिलाने से भारत में आज लंबाड़ी जो जाति है, हमारा 16 करोड़ पॉपुलेशन है। उस वास्ते इनको, ये जाति को आप कैसा भी करके, आपके माध्यम से सरकार को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, वो 8th शेड्यूल में मिलाए। धन्यवाद जी। थैंक यू साहब। माननीय सदस्य श्री विवेक ठाकुर जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का और जल शक्ति मंत्री जी का ध्यान बिहार राज्य के बक्सौती बराज परियोजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो नवादा, शेखपुरा, जमुई और नालंदा 4 जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण पहल। यह परियोजना सकरी नाटा नदी लिंक परियोजना का एक हिस्सा है, जो दक्षिण बिहार हरोवर बेसिन का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त नवादा के कौआकुल ब्लॉक में भी नाटा नदी के ऊपरी धारा पर एक और बराज का प्रस्ताव भी। महोदय, नवादा और शेखपुरा दोनों आकांक्षी जिले, जहां का मैं प्रतिनिधित्व इस सदन में करता हूं। और महोदय, इन दोनों जिलों की स्थिति सिंचाई और पेयजल के मामले में अति गंभीर है। कई स्थानों पर तो 350-400 फीट पर भी जाके पानी मिलता है। यह परियोजना पुनर्निर्मित अपर सकरी जलाशय परियोजना का हिस्सा है, जिसे सन 1974-75 में प्रारंभिक रूप से परिकल्पित किया गया था। एक पूर्व प्रस्ताव में गिरिडीह जिले के जोरीसिरी गांव के पास सकरी नदी पर लगभग 232 मीटर लंबा बांध बनाने का भी प्रस्ताव था, जो सकरी और नाटा नदी के संगम पर था। राज्य के विभाजन के बाद झारखंड सरकार ने इस परियोजना का अनुसरण नहीं किया और राज्य की सीमा के भीतर स्थित क्षेत्रों के डूबने के कारण इसे अनुमति नहीं दी। सतही और भूजल संसाधनों के संयुक्त उपयोग की तकनीकी व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने बक्सौती बैराज के निर्माण के लिए एक नए प्रस्ताव का समर्थन किया। 28 अगस्त 2016 को अध्यक्ष जी, झारखंड और बिहार के प्रतिनिधियों के साथ सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त बैठक में झारखंड राज्य ने उल्लेख किया कि सकरी उप बेसिन में झारखंड राज्य की कुल सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक जल आवश्यकताएं क्षेत्र में उपलब्ध कुल जल से अधिक है और झारखंड बिहार को बक्सौती बैराज परियोजना के निर्माण के लिए एनओसी देने की स्थिति में नहीं है। यदि बक्सौती बैराज परियोजना को मंजूरी दी जाती तो भविष्य में जल की कमी की स्थिति में इसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसी क्रम में एक संयुक्त बैठक में सकरी उप बेसिन में उपलब्ध सतही जल के उपयोग के लिए एक समझौता भी हुआ, जिसमें सकरी नदी के कुल 159.20 मिलियन क्यूबिक मीटर और नाटा नदी के 16.59 मिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल और भूजल का उपयोग संयुक्त रूप से किया जाना तय हुआ। इस संयुक्त उपयोग की तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर एक संशोधित परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया, जो अभी भी अधर्म है। अब समाप्त कीजिए। बस उपरोक्त निर्णय झारखंड द्वारा सिंचाई, घरेलू आपूर्ति, पशुधन आवश्यकता और औद्योगिक आवश्यकताओं के मांग को बिना किसी दावे, विशिष्ट जानकारी के आधार पर लिया गया, जबकि बिहार की 1958 से प्रतिबद्ध सिंचाई उपयोग को पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करता हूं सेंट्रल वाटर कमीशन से कि दोनों राज्यों को फिर से पुनः बैठाएं और टू मेक इट हैपन वाला अप्रोच के साथ इसको अप्रोच करें। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी का पुल बनाकर असंभव को संभव किया गया, इस प्रकार से इसको भी दोनों को हित में ध्यान रखते हुए, ये लाखों किसानों की जिंदगी की बात है, इसको जो पुनः बैठाया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश भोपाल सिंह, राजे निंबालकर। धन्यवाद सभापती महोदय। मी आपल्या माध्यमातून
सरकारचं लक्ष अतिशय महत्त्वाच्या विषयाकडं वेधू इच्छितो. सभापती महोदय, आपण बघितलं असेल राष्ट्रीयकृत बँका शैक्षणिक कर्ज देत असताना त्या विद्यार्थ्याला शैक्षणिक कर्ज देत असताना जर येणे झालेली प्रॉपर्टी त्याच्याकडे असेल, त्याच्या कुटुंबात असेल तरच शैक्षणिक कर्ज त्याला त्या ठिकाणी दिलं जाते. सभापती महोदय, मला आपल्या माध्यमातून सरकारला विचारायचं आहे की आता माझ्या मतदारसंघामध्ये एक दुनेभांडी करणारी एक महिला होती, तिची मुलगी त्या ठिकाणी नीटला सिलेक्ट झाली. एक भेळचा गाडा चालवणारा माणूस त्या ठिकाणी होता, त्याचा मुलगा त्या ठिकाणी नीटच्या परीक्षेसाठी सिलेक्ट झाला. सभापती महोदय, ह्या गोरगरिबाच्या मुलांनी डॉक्टर इंजिनियर व्हायचं नाही का? त्यांना शैक्षणिक कर्ज द्यायचं असेल तर बँक त्यांना येणे झालेली प्रॉपर्टी त्या ठिकाणी मागते. कुठून येणे झालेली प्रॉपर्टी आणायची त्यांनी? आणि त्यांच्याकडे येणे झालेली प्रॉपर्टी नसल्यामुळं त्या ठिकाणी त्यांना शैक्षणिक कर्ज दिलं जात नाही. सभापती महोदय, अतिशय गंभीर विषय आहे. मी आपल्या माध्यमातून सन्मान्य वित्तमंत्री महोदयांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी शैक्षणिक कर्ज देत असताना जी येणे झालेली प्रॉपर्टीची अट आहे ती त्या ठिकाणी तात्काळ रद्द करावी. नाहीतर सभापती महोदय, ह्या गोरगरिबाच्या मुलांनी त्या ठिकाणी डॉक्टर इंजिनियर कसं व्हायचं, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. सभापती महोदय, पीक कर्ज वाटप करत असताना सुद्धा आपल्याला मला सांगायचं आहे की त्या ठिकाणी शेतकऱ्याला पीक कर्ज वाटपाचं टार्गेट त्या ठिकाणी जिल्हानिहाय दिलं जातं. सभापती महोदय, धाराशिव जिल्ह्यामध्ये साधारणतः 1500 कोटीचं टार्गेट त्या ठिकाणी खरीपाच्या पीक कर्जाचं दिलं गेलं, पण प्रत्यक्षात वाटप होताना फक्त 53% वाटप त्या ठिकाणी शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी झालं. सभापती महोदय, मग शेतकऱ्यापुढं खाजगी सावकाराकडे जाण्याशिवाय कुठला पर्याय त्या ठिकाणी शिल्लक राहतो? माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की त्या ठिकाणी राज्य सरकारनं सांगितलंय की शेतकऱ्याला पीक कर्ज वाटप करत असताना तुम्ही सिव्हिल बघू नका म्हणून सांगितले. सभापती महोदय, शेतकऱ्याचं त्या ठिकाणी सिव्हिल बघितल्याशिवाय कर्ज दिलं जात नाही. 4-4 महिने त्या ठिकाणी फाईल त्या ठिकाणी राष्ट्रीयकृत बँकेत दाखल केलेले असतात. सभापती महोदय, 4-4 महिने त्याला पीक कर्ज दिलं जात नाही. RACCच्या नावाखाली सगळा खेळ चालू आहे. सभापती महोदय, माझी कळकळीची विनंती आहे, विजय मल्ल्या सभापती महोदय एवढं मोठं कर्ज बुडून त्या ठिकाणी पळून गेला, त्याचं कुणी काही केलं नाही. बिचारा शेतकरी 1 लाख 2 लाख 3 लाख त्या ठिकाणी कर्ज शेतीवर घेतोय. सभापती महोदय, त्या ठिकाणी ह्या सगळ्या अटी रद्द करून जे टार्गेट त्या ठिकाणी राष्ट्रीयकृत बँकेला दिलंय ते टार्गेट राष्ट्रीयकृत बँकेने त्या ठिकाणी पूर्ण केलं पाहिजे. ही माझी कळकळीची विनंती आपल्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे आहे. धन्यवाद माननीय सभापती महोदय. मी महाराष्ट्रातील यवतमाळ जिल्ह्यातील वाढत्या गुन्हेगारीबद्दल बोलण्यासाठी उभा आहे. गुन्हेगारी ही एक गंभीर समस्या आहे ज्यामुळे समाजाची शांतता आणि सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षात जिल्ह्यातील गुन्हेगारीचे प्रमाण सातत्याने वाढले आहे. चोरी, दरोडा, खून, महिलांची छेडछाड अशा गंभीर गुन्ह्यामध्ये ही वाढ दिसून आली आहे. सभापती महोदय, सायकलला सायकल लागली तर खून होण्याचे प्रकार यवतमाळमध्ये घडत आहे. समाज माध्यमावरती उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार गतवर्षी यवतमाळमध्ये 77 खुनाची नोंद झालेली आहे. महाराष्ट्रात सर्वात जास्त क्राईम रेट यवतमाळ शहराचा आहे. 32 अट्टल गुन्हेगार आहेत. 4 टोळ्या यवतमाळ शहरामध्ये कार्यरत आहेत. मागील वर्षी एकूण 13 दरोडे गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. जबरन चोरीच्या घटना 89 घडलेल्या आहेत. मंगळसूत्र चोरी, महिलांची छेडछाड मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. गुन्हेगारी इतकी वाढली आहे की बंदुकीच्या धाकावरती घरे, दुकाने लुटली आहेत. सभापती महोदय, यातून दिसून येते की शेतकरी आत्महत्यासाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या या यवतमाळ जिल्ह्यातील हिंसक गुन्ह्यामध्ये विशेष खुनाच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ होत आहे. सभापती महोदय, विशेष चिंतेची बाब आहे की या गुन्ह्यामध्ये अल्पवयीन मुलांचा सहभाग आहे. दारू, गांजा, गुटखा यासारख्या अवैध पदार्थाची सहज उपलब्धता असल्यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडत चाललेली आहे. यवतमाळमध्ये हिंसाचाराचे झालेली ही वाढ चालू असलेल्या कृषी संकटासोबत यवतमाळच्या सामाजिक आर्थिक स्थितीचे भीषण चित्र रंगवत आहे. सभापती महोदय, मी आपल्या माध्यमातून सरकारकडे विनंती करतो की ही हिंसाचाराची वाढती लाट थांबण्यासाठी आणि यवतमाळमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी या समस्यावर उपाय शोधण्यासाठी आपण जलद आणि ठोस पावले उचलली पाहिजेत. सभापती महोदय, गुंडाची दहशत लोकसभेच्या निवडणुकीच्या दरम्यान मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्राच्या बाहेर भीती आणि पैशाचे आमिष दाखवून
त्या ठिकाणी पॅरेलल दुसरी यंत्रणा त्या ठिकाणी निर्माण केली. गरीब आणि सामान्य लोकांना मतदानापासून वंचित त्या ठिकाणी ठेवण्यात आलं. एक वेगळ्या प्रकारची शाई लावून लोकांना मतदान त्या ठिकाणी करू दिलं नाही. एवढ्या प्रकारची दहशत या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झालेली आहे. मी अध्यक्ष महोदय, पोलीस दल वाढवून या ठिकाणी आधुनिक तंत्रज्ञान व उपकरणाची सुसज्ज केले पाहिजेत. बेरोजगारी आणि गरिबी कमी करण्यासाठी रोजगार निर्मितीचा कार्यक्रम सुरू केले पाहिजेत. अंमली पदार्थाचे व्यसन टाळण्यासाठी जनजागृती मोहीम आणि पुनर्वसन केंद्र उघडली पाहिजेत. मी आपल्या माध्यमातून महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष पावले उचलण्यात यावी व हेल्पलाईन सुरू करण्यात यावी हीच सभापती महोदय आपल्या सर्वांना विनंती करतो. धन्यवाद. माननीय सदस्य श्री मुरारी लाल मीणा जी. सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान सड़क एवं परिवहन मंत्री आपके माध्यम से उनको आकर्षित करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 121 जो कि राजस्थान के आगरा से लेकर के बीकानेर तक जाता है और दौसा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, सर इसका निर्माण 30 वर्ष पूर्व हुआ था. और इस पर जब निर्माण हुआ था तो उस टाइम कुछ ऐसी तकनीकी खामियां रह गई, कुछ ऐसे ब्लॉक स्पॉट्स रह गए, उसमें ज़बरदस्त एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा इस टाइम बढ़ गया. सर मेरा निवेदन ये है कि जितने भी वहाँ पे क्रॉसिंग्स हैं, चाहे शहरों के बाईपास पे एंट्री पॉइंट हैं शहरों के, चाहे अपने वैसे क्रॉसिंग्स हैं, वो सारे क्रॉसिंग्स पे जो फ्लाईओवर बनाए गए हैं वो 1 किलोमीटर आगे या 1 किलोमीटर पीछे बना दिए गए. और मैं समझता हूँ देश में कोई भी ऐसा हाईवे नहीं है जिस पर ये क्रॉसिंग आगे पीछे बनाए गए हो. सब जगह चौराहे पे क्रॉसिंग बनते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा हाईवे देश का ये, इस पे सारे क्रॉसिंग पे कहीं भी फ्लाईओवर नहीं बनाए गए, आगे पीछे बनाए गए. और जो हमारे दौसा शहर है विशेषकर, उसका एंट्री पॉइंट पे भी फ्लाईओवर नहीं बनाया गया, उसका आउटर पॉइंट पे फ्लाईओवर नहीं बनाया गया. तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जितने भी ब्लॉक स्पॉट है उन पर इम्प्रूवमेंट किया जाए और वो सारे फ्लाईओवर चौराहे पर बनाए जाए ताकि एक्सीडेंट कम हो सके. दूसरा एक निवेदन और है, एक हाईवे दौसा का और गुजरता है 48 नंबर का, वो खाटू श्याम जी को जोड़ता है सीधा, और उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लोड उस पर ऊपर है, वो भी 2 लेन का है. हम आपके माध्यम से चाहते हैं, अब सरकार से चाहते हैं कि उसको 4 लेन किया जाए, उस पर भी रोज़ एक्सीडेंट होते हैं. ये 2 ऐसे कारण हैं टेक्निकल जिनकी वजह से नेशनल हाईवे 121 और नेशनल हाईवे 48 पर ज़बरदस्त एक्सीडेंट होते हैं. हर माह 2-4 मौत हो जाती है. तो मेरा निवेदन है इनमें सुधार किया जाए. अपने परिवहन मंत्री जो है नहीं यहाँ पर, मेरा निवेदन ये है कि काफ़ी अच्छे हैं रोड के मामले में, उन्होंने काम भी देश में बहुत किया है, तो इन दोनों रोडों पर जरूर गौर करेंगे, इनमें सुधार करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. आदरणीय सदस्य श्री विजय कुमार दुबे जी. अध्यक्ष जी, नेपाल और बिहार से लगा कुशीनगर क्षेत्र हमारा है, जहां खेती किसानी से जुड़े लगभग 95% लोग निवास करते हैं. और इन सभी किसानों का मुख्य आय का स्रोत गन्ने की खेती पर ये निर्भर है. पूर्ववर्ती सरकारों के समय में गन्ना किसानों के सामने तो बहुत दुश्वारियाँ थी. 1 साल गन्ना लगाते थे और 3 साल में भुगतान पाते थे. हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से ये दुश्वारियाँ गन्ना किसानों का पूर्णतः समाप्त हो चुका है. पेराई सत्र में ही उनका भुगतान मिल जाता है. लेकिन चूंकि हमारे लोकसभा क्षेत्र में गन्ने का पैदावार बहुत ज़्यादा होता है और ये अपने गन्ने की पेराई के लिए गोरखपुर के पिपराइच मिल हो या महाराजगंज के गडौरा मिल या बिहार ले जाने को बाध्य होते हैं. हमारा आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह भी है, सुझाव भी है कि चूंकि हमारे यहाँ इंडियन पोटास लिमिटेड बड़ी कंसर्न है, दूसरा ढाड़ा शुगर मिल जो कि बिरला ग्रुप का बड़ी कंसर्न है, इन दोनों मिल पर वो तैयारी भी किए हैं. अगर माननीय कृषि मंत्री जी का प्रोत्साहन मिले तो एथेनॉल मिल से जोड़ दिया जाए. और दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह है कि हमारे यहाँ लक्ष्मीगंज और कटकुइयाँ के बंद पड़े चीनी मिल के स्थल पर अगर पुराने कल पुर्जों वाले शुगर फैक्ट्री का मशीनरी नया कर दिया जाए तो गन्ना किसानों के लिए बहुत सहायक होगा. धन्यवाद. धन्यवाद जी. आदरणीय सदस्य श्री जोगेंद्र संदोलिया जी.
आदरणीय सभापति जी, मैं आपका ध्यान इस सदन में दिल्ली में लगभग 2.5 करोड़ की आबादी है और पिछले मानसून सत्र के आने के बाद से दिल्ली के लोग इस जल भराव के कारण जो दिल्ली की सरकार की असफलता है, दिल्ली नगर निगम की असफलता है, घंटों घंटों तक जल भराव रहता है और उस जल भराव के कारण राजेंद्र नगर के अंदर 3 छात्रों की मौत हुई, किराड़ी के अंदर 1 व्यक्ति की मौत हुई, सिरसपुर के अंदर 2 बच्चों की डूबने से मौत हुई, 2 बच्चों की मौत उस्मानपुर में पानी के जल भराव के कारण हुई। मैं जिस क्षेत्र से उत्तर पश्चिम लोकसभा से आता हूं, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि रोहतक रोड, जो दिल्ली रोहतक रोड के नाम से जाना जाता है, यहां से बहादुरगढ़ से लेकर दिल्ली से लोग हरियाणा पंजाब जाते हैं। लाखों की संख्या में लोग इसी प्रकार से दिल्ली रोहतक रोड के माध्यम से आते हैं। टीकरी गांव से लेकर पीरा गढ़ी तक की हालत ये है कि 3-3, 4-4 फुट पानी। कल रात को बारिश हुई थी, आज भी पानी वहां भरा पड़ा है। दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण, दिल्ली नगर निगम की लापरवाही के कारण लोग वहां पर जूझ रहे हैं। 2-2 घंटे तक कोई भी व्यक्ति 2 किलोमीटर से ज्यादा चल नहीं पाता। घेवरा, मुंडका, ज्वालापुरी, नांगलोई, राजधानी पार्क के अंदर 3-3 फुट पानी आज भी खड़ा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये मांग करना चाहता हूं कि जो हमारे संबंधित मंत्री हैं, इसकी वह देखें और उसको निजात दिलाएं। दिल्ली सरकार के कारण लगभग 190 करोड़ की एक योजना जो नालों की और सड़क की है, दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक ना होने के कारण वह पास नहीं हो पा रही है। उसके कारण दिल्ली के लोग जूझ रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि माननीय मंत्री जी, जो भी इस संबंध विभाग के मंत्री हैं, वे इस पर अवश्य कार्रवाई करें। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। यह समस्या पूरी दिल्ली की समस्या है। दिल्ली के लोगों को नार के जीवन में जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आदरणीय सदस्य डॉक्टर प्रशांत जादव राव जी। ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। शून्यकाल में आपने हमारे लोगों का दर्द साझा करने का मौका दिया। पिछले हफ्ते भंडारा गोंदिया जिले में भारी बारिश के कारण होने से और गोसे खुर्द धरण के अधूरे काम से इन काम के कारण बाढ़ आई, जिसमें धान की फसल, किसान, नागरिक और व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ। परे सड़ने के कारण किसान भाई डबल से फसल भी नहीं लगा सकते। यह प्रश्न आता है कि साल भर वो क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। किसानों को सिर्फ 5,000 रुपये प्रति एकड़ खर्चा दिया गया, जबकि किसानों को 25,000 रुपये प्रति एकड़ की लागत है। आप उनकी आय को दुगना करने की बात कर रहे थे, लेकिन उनकी जेब भी कट गई है। मेरा अन्नदाता किसान आज संकट में है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि बाढ़ से बाधित किसानों को सरसकट 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर आर्थिक सहायता देनी चाहिए। क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचों या घरों के पुनर्वसन के लिए विशेष निधि शीघ्र आवंटित की जाए और किसानों की सरसकट कर्ज माफी किया जाए। मोदी जी, कहाँ हैं आप? संजय सरोवर का पानी छोड़ने के कारण 2022 में प्रलयंकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों का घर अब तक नहीं मिले। उन्हें न्याय कब मिलेगा? कब गरीबों और लाभार्थियों को जमीन के पट्टे मिलेंगे? मैं उस बूढ़ी माँ को क्या जवाब दूं जो रोज मुझे पूछा करती है कि कब घरकुल मुझे मिलेगा, कब घरकुल मुझे अलॉट होगा, कब घरकुल की स्कीम के अंतर्गत लोगों को घर बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे, कब किसानों को फसल के पैसे दिए जाएंगे, कब मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को मजूरी मिलेंगी, कब बढ़े हुए बिजली के दर कम होंगे, कब किसानों को 24 घंटे बिजली मिलेंगी। अरे 24 घंटे बिजली नहीं तो 12 घंटे ही दे दो। रात को क्यों बिजली देते हो, दिन में क्यों नहीं देते? रात में दिन भर काम करेगा अपना किसान और रात में जाके वहां पे बटन चालू करने के लिए जाएगा। अगर उसको सांप ने काटा तो जिम्मेदारी किसकी रहेगी? आप समाप्त कीजिए प्लीज। 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, कब विनेश फोगाट को न्याय मिलेगा?
क्या केंद्र श्रीमती सरकार मंजू अन्याय शर्मा के जी, खिलाफ उसका बीजेपी। साथ देंगी? मंजू शर्मा जी। माननीय सभापति महोदय, बस हो गया। माननीय सभापति महोदय जी, मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से आती हूँ। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। मैंने देखा है बचपन से हमारे यहाँ जौहरी बाजार है जो जौहरियों का व्यापारिक केंद्र है, विश्वकर्मा है जो औद्योगिक इकाइयों का केंद्र है। इसी तरह अभी नया हमारे प्रताप नगर में शिक्षा का केंद्र बन गया है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जयपुर में आज के जो आधुनिक युग में डिजिटलीकरण हो रहा है, एक आईटी हब जयपुर में हो। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करती हूँ कि जयपुर शहर में युवाओं को रोजगार मिले। महोदय, हमारे यहाँ बेंगलोर, बम्बई और हैदराबाद में आईटी हब है, वहाँ पर बहुत सारे रोजगार मिलते हैं युवाओं को, तो हमारे यहाँ का युवा भी वहाँ चले जाते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो युग है जिसमें डिजिटलीकरण हो रहा है, हर एक कार्यालय में कंप्यूटर है, हर एक हाथ में फ़ोन है और सभी को आजकल जो युवा है वो सब इसी ओर जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जयपुर भी अपने देश को उन्नत विकास बनाने में जिस तरीके से हैदराबाद और बेंगलोर और बम्बई का नाम है, मेरे जयपुर का भी नाम उस लिस्ट में आए जो मेरे देश को विकसित करने, आगे बढ़ाने में जैसे उनका नाम आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा जैसे विकास भी और विरासत की जो बात करते हैं, तो राजधानी जयपुर में भी इसी तरह का एक हब हो जिसकी की बहुत ज़रूरत है। आज के ज़माने को देखते अत्यंत आवश्यकता है। धन्यवाद। और मैं सर एक मिनट, स्मार्ट सिटी जयपुर में ये शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। और सभापति महोदय, इससे एक बात ये होगी, जो बच्चे बाहर जाकर के नौकरी करते हैं उनको परिवार के साथ रहने का मौका मिलेगा और परिवारजन की सेवा करने का मौका भी मिलेगा। इतनी मेरे से आपसे विनती है, आप मेरी बात को सुनेंगे और सरकार की, केंद्र सरकार की सहायता के बिना ये नहीं हो पाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आईटी हब जयपुर में जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री डुरई वाइको जी। Respected Chairperson, I would like to speak on a very emotional issue concerning our Tamil Nadu fishermen who have been attacked, killed and looted of their belongings by the Sri Lankan Navy for the past 40 years. Our Chief Minister, Mr. Stalin, in his recent letter to the External Affairs Minister, mentioned that more than 250 fishermen have been attacked, arrested during the last 7 months. Our Chief Minister has pointed out a valid fact that in this year 2024 alone, it has seen the highest number of such attacks by the Sri Lankan Navy. Sir, we have nearly more than 8 lakh fishermen engaged in fishing activities in 14 coastal districts starting from Chennai to Kanyakumari. Sir, I would like to bring to the attention of this House that more than 6,000 fishermen have been arrested, attacked and looted of their belongings by the Sri Lankan Navy during the past 20 years. Sir, more than 500 of these fishermen have lost their lives and some of their bodies were not even traceable, sir. Sir, I would like to bring to your attention that these fishermen and their families have undergone tremendous mental agony and stress. Many of their families, these families have lost their sole breadwinner. I have personally visited some of these families and shared their griefs. I witnessed to tragedies where the children have lost their father, women have lost their husband, and parents have lost their only son. Sir, most of these fishermen belong to the backward districts of Ramanathapuram and Pudukkottai, where there is little rainfall and less resources. So fishing is the only livelihood, sir, and these fishermen have to go to the seas to ensure that their families do not go hungry. They live a hand-to-mouth existence, sir. Sir, our Chief Minister, current Chief Minister, previous Chief Ministers and various leaders from Tamil Nadu have appealed to this union government during the past 30 years to find a lasting solution. But, sir, the situation has become
horrible and worse, sir. Now we, the people of Tamil Nadu and the Tamil Nadu fishermen, have lost hope on the central government, sir. Okay, sir, honorable member, sir, your point has been noted. One Okay. minute, sir. One minute, sir. 1 minute, sir. Please conclude. 1 minute, sir. Sir, but the fishermen from other states have the necessary backing of the Coast Guard, Navy and the Union government whenever they get into trouble, sir. Sir, I do know, sir, that we had given the Kachativi island to Sri Lanka in 1974. I do know the fact that the Indo-Sri Lanka Kachativi agreement signed in 1974 and 76 has been diluted, taking away the rights of our fishermen, sir. Sir, also know that there are certain geopolitical issues which are linked to this issue, sir. But Okay. I do not know if this government is genuinely interested in solving this grave issue of our fishermen. I do not know thank you. if our Honorable Tamil Nadu member, fishermen are Dinesh considered as Chandra citizens of this country. I Dinesh also Chandra do not Yadavji. know whether this government considers Okay, thank Tamil you. Nadu as a Please part of the Indian federal setup, because you do not give us our funds. You do not care for the safety of our fishermen, sir. Humbly appeal upon this government, our Prime Minister and the External Affairs Minister to find a lasting solution to the Sri Lanka, to the Tamil Nadu fishermen. माननीय problem, sir. सदस्य Thank you, sir. दिनेश चंद्र यादव जी। धन्यवाद सभापति जी। धन्यवाद सभापति जी। बिहार राज्य अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र के सहरसा जिला में पूर्वी कोसी तटबंध के 77वें किलोमीटर पर वर्ष 1984 में तटबंध के कटने से नौहट्टा से सलखुआ तक ड्रेनेज जो वहाँ है, ढेमरा ड्रेनेज, बलुहा ड्रेनेज, उसमें बालू भर जाने के कारण वह ड्रेनेज बिल्कुल अनुपयोगी हो गया, जिससे पानी की निकासी नहीं होती है और कोसी तटबंध के पूर्वी भाग में 77 किलोमीटर में लगभग 70-80 हजार एकड़ भूमि में पानी ही पानी लगा रहता है। किसान का तो जमीन है, लेकिन पानी रहने के कारण वह अपना खेती नहीं करने के कारण भूखमरी की समस्या उसके सामने में। उसी तरह से पश्चिमी कोसी तटबंध जो है उसमें गंडौल से लेके घोंघेपुर 8 किलोमीटर तटबंध से पश्चिम का इलाका पानी से भरा रहता है। तो हम माननीय मंत्री जी जल शक्ति मंत्रालय से निवेदन करना चाहते हैं कि नवहट्टा से सलखुआ तक 77 किलोमीटर और गंडौल से घोंघेपुर 8 किलोमीटर तक के ड्रेनेज की सफाई की जाए और जिससे किसान का जो खेत पर पानी लगा हुआ वह पानी बाहर निकल जाए तो वह जमीन उपयोगी हो जाएगा और किसान भी खुशहाल होगा। यह हम माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि ड्रेनेज की सफाई जल्द कराई जाए। धन्यवाद। आदरणीय सदस्य श्री नरेश गणपत महेश जी। सभापती महोदय, तुम्ही मला माझ्या मतदारसंघातील मीरा भाईंदर या विभागातील भावेश शाह आणि धारा शाह यांच्या आर्या शाह या 3.5 वर्षाच्या मुलीला जर्मन सरकारच्या कस्टडीतून सोडवण्याकरता रात्रंदिवस ज्या याचना करतायत त्यांचं दुःख मांडण्याची संधी आपण या ठिकाणी दिली। 3.5 साल की ये बच्ची 7 महीने की थी, तभी से जर्मन के फोस्टर केयर में उनसे माता पिता से छीन लिया है। आरोप लगाया है कि माता पिता ने बच्ची को चोट पहुंचाई। हालांकि पुलिस जांच में आरोप साबित नहीं हुआ तो भी जर्मन के यूथ वेलफेयर ऑफिस ने बच्ची को वापस देने से इनकार किया। 36 महीने से वो बच्ची वो फोस्टर केयर सेंटर में है। वो बच्ची एक जैन अभिभावक माता पिता की बच्ची है और उसीलिए वो जर्मन में रहने से, खाना पीना से उनका जो सांस्कृतिक अधिकार है वो भी उससे छीन लिया है। वो गुजरात के चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी ने उनको कस्टडी में लेने की सहमति दिखाई है। अहमदाबाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने अरिया को संगोपन के लिए फोस्टर परिवार भी ढूंढा है, लेकिन उनको जर्मन सरकार वो बच्ची को उनको वापस नहीं दे रही। इसलिए विदेश मंत्री द्वारा जर्मन सरकार से संवाद करके
वो बच्ची को न्यायिक तौर पे उसके माँ बाप के हाथ में देना चाहिए। बहुत दिनों से उसकी माँ हर एक सांसद को मिल रही है, दिल्ली आ रही है, गुजरात जा रही है, हर एक को जन को मिल रहे, रो रही है। तो उसकी 3.5 साल की बच्ची उसके माँ बाप के पास देने के लिए सरकार ने कोशिश करना चाहिए। इस संदर्भ में मैं 0 आवर में ये विषय उल्लेखित किया है। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री परिमल शुक्लबैद्य जी। माननीय चेयरपर्सन साहब, आपने मुझे ये गणतंत्र का पवित्र मंदिर में जिंदगी का पहला दफे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सर, मैं सिलचर से आता हूं। सिलचर जाने का आफ्टर इंडिपेंडेंस 47 से 1947 से 2018 तक मेघालय होते हुए जो NH6 है, ये 6 सिंगल लाइन था, 348 किलोमीटर। मोदी जी आने का बाद 14 में पहला दफे नितिन जी का नेतृत्व में ये NH6 डबल लाइनिंग हुआ। पहले हमारा सिलचर जाने के लिए 340 किलोमीटर में हमारा 3 दिन लगा करता था, मगर 14 का बाद हम लोग 6 घंटा 7 घंटा के अंदर जा सकता हूं। और सिलचर यानी सिलचर सिर्फ नहीं है, ये गेटवे ऑफ मिजोरम, गेटवे ऑफ त्रिपुरा, गेटवे ऑफ मणिपुर, तीनों स्टेट है। सिलचर होते हुए गाड़ी गुजरती है। मगर आपका जानकारी है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में हिली ट्रैक्स होता है, और ये हिली ट्रैक्स में हमारा नॉर्थ ईस्ट का मेघालय में ज्यादा बरसात भी होता है, लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम होता है। तो फिलहाल अभी ये रास्ता बिगड़ गया यानी बोल सकता हूं खत्म ही हो गया। जुआई से सिलचर तक अभी जाने के लिए 2 दिन लगता है, छोटा गाड़ी जा नहीं पाता है। इसमें से कुछ NHIDCL, कुछ NHAI मेंटेन करता है। मैं आपका माध्यम से गुजारिश करता हूं नितिन जी से, क्योंकि वो पूरा भारत का रास्ता का रूपकार है, कि उसने कृपा करके ये रास्ता का जल्दी मरम्मत करके देने का कोशिश करे। ये एक रास्ता है, सिलचर जाने का अलग सा रास्ता। वाजपेयी जी ने पहला दफे सिलचर का नाम लेके बोला था, सिलचर से सौराष्ट्र तक वो जो हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनने का प्रपोजल यही सदन से आया था। 14 का पहले काम शुरू हुआ वाजपेयी जी का टाइम पे, 10 साल ऐसा ही पड़ा रहा, खत्म हो गया, बिगड़ गया। मगर 14 का बाद में मोदी जी आने का बाद में ये रास्ता पे काम शुरुआत हुआ। कुछ काम तो हो ही गया, अभी 30 to 40 किलोमीटर बाकी है। हफलोंग का बारे में आपका जानकारी है, तो इसी हफलोंग का 30 किलोमीटर हो जाने से हम लोग सिलचर जा सकता हूं। तो इसलिए मेरा विनती है आपसे, मोदी जी आने का बाद नितिन जी का नेतृत्व में ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का काम शुरुआत हुआ, ये जल्दी हो, यही आपका माध्यम से मेरा विनती है। सिलचर सिटी का अंदर बीच में गुजरती हुई जो रास्ता है ज्यादा नहीं है, 2 किलोमीटर है। इस बार बरसात ज्यादा हुआ, ये भी NHIDCL देखता है। मेरा आपका माध्यम से नितिन जी से भी विनम्र आवेदन है, ये सिलचर सिटी का रास्ता जितना जल्दी हो सके, हमारा पावन का जो मरसुमारा है दुर्गा पूजा, उसका पहले जैसे अच्छा ढंग से हम लोग चल सकता हूँ। धन्यवाद जी। निवेदन आपसे है, आप हमको बोलने का मौका दिया, फिर दोबारा आपको मेरा आदरणीय सदस्य, मेरे पास बहुत लंबे लिस्ट है, समय कम है, इसीलिए मैं 1 मिनट में अपना विषय, ओनली 1 मिनट, 1 मिनट में बताएगा। आदरणीय सदस्य श्रीमती डिम्पल यादव जी, 1 मिनट में अपना विषय बताइए। धन्यवाद सभापति महोदय।
मैं आपका ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ, जहाँ के नगर पंचायत क्षेत्र किशनी में राष्ट्रीय राजमार्ग के सड़क चौड़ीकरण के दौरान NHAI द्वारा बड़ी मात्रा में अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जिससे वहाँ क्षेत्र के लोगों को रोज़मर्रा का जीवन जीना दूभर होता जा रहा है। महोदय, नगर पंचायत किशनी में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर NHAI द्वारा सड़क के दोनों तरफ 3 किलोमीटर पुराना नाला तोड़ दिया गया है, जिससे सड़क के दोनों तरफ दुकानों और घरों में पानी भर जाने से जलमग्न की स्थिति पैदा होती जा रही है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। महोदय, चौड़ीकरण के दौरान आप मांग बताइए, आपका मांग बता दीजिए। हैंडपंप, बिजली के खंभे व सीवर लाइन को भी ध्वस्त कर दिया गया है। इस प्रकरण की शिकायत जिलाधिकारी के माध्यम से कई बार NHAI के अधिकारियों को की गई है, परंतु जल प्रभाव की समस्या का कोई भी निस्तारण नहीं हो पा रहा है। मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। धन्यवाद। आदरणीय सदस्य श्री अनुराग ठाकुर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं देवभूमि वीरभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूं और इस पहाड़ी राज्य के लिए रेल की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यूपीए के समय, कांग्रेस के समय हमारी बड़ी अनदेखी होती थी, कोई पैसा एक तरह से नहीं मिलता था। 108 करोड़ रुपया एवरेज साल का मिलता था, लेकिन अब मोदी जी की सरकार में, NDA सरकार में 25 गुना ज़्यादा बढ़ाकर 2700 करोड़ रुपया इस बार हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। रेलवे के क्षेत्र में 4 अमृत भारत स्टेशन भी बनने जा रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस केंद्र में थी तब भी अनदेखी हिमाचल की करती थी। अब प्रदेश में इनकी सरकार है तो वहाँ पर भी जो अपने हिस्से का पैसा डालना है वो नहीं देती, जिसके कारण हमारे वहाँ पर रेलवे के विकास पे ग्रहण लगा है। मेरा अनुरोध आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से इतना रहेगा कि केंद्र तो दिल खोल कर दे रहा है। 1700 करोड़ रुपया भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन के लिए दिया, 500 करोड़ रुपया हमारा नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन के लिए दिया, 300 करोड़ चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन के लिए दिया, लेकिन राज्य की सरकार, कांग्रेस की सरकार, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के बावजूद, जनता से पैसे लेने के बावजूद भी अपना हिस्सा नहीं दे रही है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। धन्यवाद जी। आदरणीय सदस्य नीलेश लंके जी। नीलेश लंके। अति महत्त्वाच्या विषयावर लक्ष वेधित असून अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये काही बदल आवश्यक आहे। अध्यक्ष महोदय, विशेषतः माझ्या अहमदनगर जिल्हा हा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सर्वात मोठा जिल्हा आहे, परंतु घरकुलाची संख्या कमी आहे। अध्यक्ष महोदय, महागाई पाहता ग्रामीण व शहरी घरकुलांच्या निधी फारच तुटपुंज आहे। घरकुलासाठी 1,20,000 व 12,000 शौचालयासाठी व 26 ते 28,000 मनरेगा मंजुरी अशी मिळून एका घरासाठी 1,58,000 ते 1,60,000 रुपये मिळतात। तरी माझी मागणी आहे की कमीत कमी 4 लाख रुपये मिळणे आवश्यक आहे आणि घरकुलासाठी ग्रामीण भागामध्ये जागा उपलब्ध होत नाही। जागा उपलब्ध झाली तर उतारा मिळत नाही। तरी यावर दुरुस्ती करून माझ्या सर्वसामान्य जनतेला घरकुल जास्तीत जास्त मिळावी हीच मी या ठिकाणी विनंती करतो। थांबतो। श्रीमती सुश्री सयानी घोष जी। Thank you very much, sir. Sir, it is said that if you have a voice, you must use it for the voiceless. इसलिए सर, एनिमल क्रुएल्टी जैसे गंभीर मुद्दे पर आज इस सदन का ध्यान में आकर्षित करना चाहती हूँ। सर, भारत में लगातार पशुओं पर अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं and more than 20,000 cases have been registered in the past 10 years. 1,135 cases were reported across India in 2022 and 23 as per the Animal Welfare Board of India. Sir, over the years, much has been discussed about the inadequacies in the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960, such as poor enforcement of this law and meager penalties of rupees 10 to 15 for cruelty towards stray animals. And in November 2022, the draft PC Amendment Bill 2022 was published by the Department of Animal Husbandry and Dairy for public comments. So the problem is, despite widespread public support in favor of the draft bill, it was not tabled in the Parliament.
The draft bill includes significant amendments to the 1960 Act, including addition of new clause under Section 11, where gruesome or life-threatening cruelty would incur a penalty of 50,000 per animal or the animal cost, with imprisonment of 1.3 years. Killing an animal would result in a 75,000 penalty per animal, or 3 times the cost of the animal, and imprisonment of 3 to 5 years or both. पर सर ये और शब्द में ही समस्या है, क्योंकि जब तक ये और शब्द रहेगा तब तक फाइन्स दे के ये क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग उनको छुटकारा मिल जाएगा और पशुओं पे अमानविक अत्याचार की घटनाएं बढ़ती रहेगी। सर आज जो लोग रात के अंधेरे में कुत्ते के बच्चे और बिल्ली के बच्चे को मारते हैं, कल दिनदार है वो हमारे बच्चों को मारेंगे। So I request you that it is my humble request several private member bill. मेरा बोला यार। धन्यवाद सभापति महोदय, धन्यवाद अध्यक्ष जी। हम सब जानते हैं कि भारत की अधिक आबादी वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जब तक ग्रामीण क्षेत्र का बिजलीकरण नहीं होगा उनके तब तक उनका सामाजिक और आर्थिक विकास संभव नहीं है। और इसी बात को देखते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया था, लेकिन आपको ये बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि हमारे संसदीय क्षेत्र कटिहार में बिजली की का बहुत ही अभाव है और लगातार लोग उससे जूझ रहे हैं। लेकिन लगातार हम लोग भी उसकी शिकायत कर रहे हैं और जिला प्रशासन को कर रहे हैं, राज्य प्रशासन को कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं है। और उसकी वजह से जो छात्र पढ़ते हैं उनको दिक्कत होती है, जो हमारे किसान जिनको पटवन की ज़रूरत है और उनको बिजली की आवश्यकता है उनको समय बिजली नहीं मिल रही है। एक तरफ तो बिजली जो उपभोक्ता है उनसे समय पर बिल वसूला जाता है और दूसरी तरफ वो बिजली की आपूर्ति उनको नहीं की जा रही है। तो हमारा सदन के माध्यम से ये मांग है कि इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे और देखे कि जो ग्रामीण विद्युतीकरण का जो कार्यक्रम हमारा हुआ था उसमें उसके रख रखाव में दुरुस्त करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। श्रीमती हेमा मालिनी। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान तथा पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों की निजी भूमि पर सोलर एनर्जी उत्पादन के लिए प्लांट लगाने का प्रावधान किया गया है। उद्देश्य अभी देखा गया है कि बुंदेलखंड के किसानों द्वारा इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया गया, लेकिन उसका अनुभव इतना उत्साहवर्धक नहीं है। सोलर प्लांट के लिए लीज पर जमीन देने वाले किसानों को आकर्षक लाभ नहीं मिल पा रहा है, न फसल का अधिक उत्पादन हो रहा है और न ही सोलर एनर्जी का उत्पादन हो रहा है। मूल समस्या सोलर प्लेट की है। सरकार को सोलर प्लेट की इस प्रकार की प्रणाली खेतों में लगाने की आवश्यकता है, जिससे फसल का भी भरपूर उत्पादन हो, पर्याप्त ऊर्जा का भी उत्पादन हो। किसानों के हित में मेरा सरकार से सुझाव है कि जो सोलर प्लेट ज़मीन पर लगाया जाता है जिससे किसान खेती नहीं कर पाता है, उसी को खेत में पिलर्स के ऊपर लगाया जाए तो उसे लगाने से काफ़ी सुविधा मिलेगी। तो मेरा अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार से यही अनुरोध है कि कृषि और किसानों के हित में जुड़े मामले का जल्दी से जल्द निदान किया जाए। खबर को शेष जाए देखिथिबारु आपनको धन्यवाद। पुणी देखा अन्य एक खबर रे, सही समय पर्यंत विदाय नउची। नमस्कार।